हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने वाक के अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कृतिका, जो हमारी स्टोरी बुक है, हमारे सिलेबस में है, पहला पाठ संस्मरण ही है इस जल प्रलय में। परंतु पिछले वर्ष ये जो हमारा एक संकट का दौर चल रहा है, इसके कारण से सिलेबस में कुछ कटौती की गई थी, जिसके अंतर्गत इस जल प्रलय में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है को डिडक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, मेरे संग की औरतें, साहित्यकार मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है, संस्मरण शैली में ही लिखा गया है। आज मृदुला गर्ग जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और संस्मरण मेरे संग की औरतें पर आपके साथ में चर्चा करूंगी। लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता शहर में एक धनाढ्य, संपन्न, समृद्ध परिवार में हुआ था, जैन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम वीरेंद्र प्रसाद जैन और माताजी का नाम रविकांता था। उन्होंने यानी लेखिका ने लेखकीय व्यक्तित्व में, उनके पिताजी ये चाहते थे कि ये लेखन में जाएं, इसीलिए बचपन से उन्हें वो बहुत सारे उपन्यास पढ़ने को देते थे। परंतु जब लेखिका लेखन में आई तब तक उनका देहांत हो चुका था, यानी इस खुशी को वो जीवित रहते देख नहीं पाए। परिवार में 6 संतानें थी वीरेंद्र जी की, जिसमें 5 बेटियां और 1 बेटा, सबसे छोटा बेटा था। लेखिका दूसरे नंबर की थी। पहली बहन इनकी मंजुला भगत रही, वो भी लेखन में थी। ये भी, यानी 6 में से 4 बहनें लेखन में रहीं और 5वां भाई भी लेखन में रहा, जिनमें से कुछ ने हिंदी में लिखा और परिस्थिति और बदलते हुए समय को देखते हुए 2 बहन भाइयों ने अंग्रेजी में लेखन किया। परिवार का वातावरण बहुत ही खुला वातावरण था। पिताजी आईसीएस की, जो आज आईएएस कहा जाता है, उस समय तैयारी कर रहे थे, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि देश हमारा स्वतंत्र नहीं था, भागीदारी निभाने के कारण उस परीक्षा से उन्हें हटा दिया गया था, उसमें बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। खैर, पहले हम लेखिका पर आ जाते हैं। लेखिका के लेखन की जहां तक बात है, ये जब 3-4 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया कोलकाता से, और इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही हुई। परंतु बाकी बहनें जहां विद्यालय पढ़ने जाती थी, ये कुछ बीमार रहती थी, इस कारण से ये घर में ही शिक्षा लेती थी। पिताजी पढ़ाते थे, बहनें पढ़ाती थी, परंतु ये प्रखर बुद्धि की होने के कारण सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1960 में इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए पास किया और कथाकार के नाम से ये जानी जाती हैं। इनका विवाह, कथाकार मृदुला गर्ग का विवाह 1963 में श्री आनंद प्रकाश गर्ग जी के साथ संपन्न हुआ, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। विवाह के बाद बार बार क्रमशः इनके ट्रांसफर, इनके पति के ट्रांसफर होते रहे। हालांकि दिल्ली में रहते हुए लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी और नाटक आदि में अभिनय का भी इन्हें बहुत ही शौक था, रखती थी। और इन्होंने, चूंकि घर का वातावरण बेरोक टोक वाला था, कोई रोक टोक नहीं थी, किसी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, तो लेखन में जाने में भी कोई असुविधा नहीं हुई या अन्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में, अभिव्यक्त करने में कभी किसी तरह की परेशानी नहीं आई। और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत रंगमंच से ही की। 1960 से 63 तक
ये दिल्ली में रही और वहां इन्हें अपने इस शौक से जुड़ने का, यानी रंगमंच से जुड़ने का अवसर मिला। इन्होंने नाटक करवाए भी और स्वयं अभिनय भी किया। इनके जीवन में उपलब्धियां, उसके हिस्से की धूप उपन्यास को 1975 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। एक और अजनबी आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार जो 1978 में प्रथम पुरस्कार इस इनके नाटक को दिया गया। कितनी कैद कहानी को कहानी पत्रिका द्वारा 1972 में सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार दिया गया। जादू का काली, जिसका जिक्र हमारे इस संस्मरण में भी किया गया है। बाल नाटक को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से सेठ गोविंद दास पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 1993 में दिया गया था। और पूरे साहित्य इनका जो कार्यकाल था उसके आधार पर 1988-89 का हिंदी अकादमी पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। इसके बाद हम पाठ के सारांश पर आ जाते हैं। इस संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की 4 पीढ़ियों का वर्णन किया है। नानी से आरंभ किया है और पड़दादी पर जाकर इसको समाप्त किया है। कहानी जो शुरू की है वो नानी से ही की है कि इनकी एक नानी थी, क्योंकि नानी की मृत्यु इनकी माताजी के विवाह से पूर्व ही हो चुकी थी। उनसे जैसे हम या आपको अपनी दादी और नानी से कहानियां सुनने का अवसर मिलता है, वैसा इन्हें नहीं मिला, क्योंकि माताजी के विवाह से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु नानी की कहानियां, नानी के विषय में कहानियां सुनना और पढ़ने का अवसर लेखिका को अवश्य मिला। और उन सब बातों का, उन सब कहानियों का वास्तविक अर्थ इन्हें बड़े होने पर समझ में आया। आजादी के जुनून की यदि बात की जाए तो नानी में कोई कम नहीं था। अनपढ़ थी, पर्दा नशीं थी, पर्दा करने वाली साधारण महिला। और पुराने हमारे समाज की ऐसी परंपराएं रही हैं कि महिलाएं सभी से पर्दा करती थी, यहां तक कि अपने पति से भी पर्दा करती थी। ऐसी ही महिला थी वे। पर चूंकि एक बड़े परिवार में उनका विवाह हुआ था, पढ़े लिखे परिवार में विवाह हुआ था, और शादी के कुछ समय के पश्चात ही लेखिका के नाना विदेश पढ़ने चले गए थे। बैरिस्ट्री उस समय वकालत उस समय यहां नहीं होती थी, तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश जाते थे। हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय की घटना का वर्णन है यहां। और वहां जाकर जब वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके लौटे तो उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, खान पान के तरीके, सभी कुछ बदल चुका था। और वो देखने में तो लगते ही थे गोरे चिट्टे, पर बिल्कुल ऐसे लगने लगे थे कि जैसे कोई फॉरेनर हमारे साथ रह रहा हो। वे नानी के जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप उन्होंने कभी नहीं किया कि आप मेरे हिसाब से बदलिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। परंतु नानी की खूबी देखिए। मैं तो ये कहूंगी, लेखिका ने भी ये माना है कि वो भी स्वयं आजाद ख्यालात की थी, क्योंकि उन्होंने कभी नाना के जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बदल गए हैं तो आपको मेरे अनुसार रहना चाहिए या यहाँ के परिवेश में ढलना चाहिए। जो जैसा चल रहा है, नाना भी आजाद थे और नानी भी आजाद रहीं। पर्दा करती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और देश की आजादी के लिए जुनून, इसका तो देखने का अवसर उस समय मिला जब लेखिका की माता मात्र 15 वर्ष की थी और लेखिका की नानी बहुत बीमार हो गई। बीमार होने पर उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता हुई कि मेरी मृत्यु से पूर्व ही मेरी बेटी का विवाह हो जाना चाहिए। परंतु वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी
कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। वो चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। और इसीलिए जो महिला बोलती नहीं थी, अनपढ़ थी, पर्दा करती थी, यानी अपने पति तक से पर्दा करती थी, उस नाजुक समय में जब उन्होंने ये समझ लिया कि मेरी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने अपने पति से अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि आप अपने स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुलवा दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। सब हक्के बक्के रह गए कि जो महिला अपने पति से भी पर्दा करती है, बातचीत नहीं करती है, वो उनके मित्र से आखिर क्या बात करेगी। परंतु पढ़ा लिखा परिवार था। पति ने उस समय की नाजुकता, नजाकत को समझते हुए अपने मित्र को बुलवाया। अब जो नानी ने कहा वो और भी आश्चर्यचकित करने वाला था। नानी ने कहा कि देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है, परंतु मेरी दिली ही ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी का विवाह आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी के साथ हो, और ये जिम्मा मैं आपको सौंपती हूं। मैं रहूं ना रहूं, पर मेरी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से ही होना चाहिए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। लेखिका की मां बेचारी, पति जो आईसीएस की तैयारी कर रहे थे, देश सेवा आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे, हालांकि परिवार अच्छा था, धनाढ्य परिवार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपनी माताजी के आदर्शों को, गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए नाजुक सी थी, पतली सी थी, और खादी की साड़ी, आज तो बड़ी हल्की फुल्की होती है खादी की साड़ी भी, उस समय बड़ी भारी भरकम होती थी। शायद इतना वजन उनकी माताजी का नहीं होगा जितना वजन साड़ी का होता था। और साड़ी पहनना उन्हें आता नहीं था, तो बेचारी रात रात भर जाग कर कि किसी तरह की कोई शिकायत ना हो परिवार में, क्योंकि परिवार संयुक्त परिवार था। आज तो सबके एकल परिवार हो गए हैं। उस समय इनकी दादी, दादी की भी सास और दादी की देवरानी, जेठानी, सब परिवार संयुक्त परिवार था। पर देखिए कि वातावरण कितना खुला वातावरण था कि उस सब के बाद भी 6 भाई बहनों में से 4 लेखन में आए। सबका अपना अपना व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जीवन निर्मित हुआ उस वातावरण में रहते हुए। माताजी घर के काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, पालन पोषण में, यानी कहना चाहिए कि सामान्य महिलाओं से एक अलग हटकर वो महिला थी, और उनकी रुचि किताबें पढ़ने में थी, संगीत सुनने में थी। और बाकी माताएं अक्सर जैसे अपनी बेटियों को ये समझाती हैं कि ये काम सीख लीजिए, अन्यथा जाकर ससुराल में सुनना पड़ेगा, इस तरह की बात वो कभी नहीं करती थी। या गोदी में बिठाकर जैसे बच्चों को प्यार किया जाता है, इस तरह का कभी नहीं किया उन्होंने। हाँ, 2 विशेषताएं यहां लेखिका ने अवश्य बताई हैं। पहली, एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरी विशेषता ये थी कि चाहे घर परिवार, क्योंकि संयुक्त परिवार था, या कोई पास पड़ोस का, यदि उनके पास आकर अपने मन की कोई बात करता, मन की बात करने से तात्पर्य किसी दूसरे की कोई अच्छी बुरी बात भी उनके सामने यदि करता था, तो वो बात केवल उन तक ही रह जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो चटकारे लेकर, नमक मिर्च लगाकर उस बात को उसी व्यक्ति को बताए कि मजा आएगा। इसीलिए पूरे परिवार घर का काम नहीं करती थी, बच्चों के पालन पोषण में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाती थी। पिता, दादी, दादा, बाकी सब करते थे, उनकी रुचि नहीं थी उस सब में। पर उस सब के बावजूद भी घर के सभी सदस्य, पास पड़ोस के सभी का पूरा आदर और सम्मान उन्हें दिया जाता था। बल्कि इनकी दादी तो कहती थी कि हमारी बहू तो इतनी नाजुक है कि 2 पोंछों और छींके पर लटका दो। वो कहती थी कोई यदि पास पड़ोस का कोई आपकी बहू लेटी रहती है, पढ़ती रहती है, संगीत सुनती रहती है, कोई काम नहीं करती है, वो कहती काम करवाने के लिए तो हमारे पास बहुत लोग हैं, बहू से थोड़ी, हमारी बहू तो नाजुक है।
और इसको करने की क्या आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अपनी बहनों के विषय में, उनके जुनून के विषय में लेखिका ने बताया है। अपने विषय में बताया है कि पहले वो विवाह के बाद बिहार डालमिया नगर में गई, जहां उन्हें जो वातावरण, क्योंकि दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर गई थी और वातावरण घर का भी हमेशा उन्होंने खुलेपन का वातावरण देखा, वहां जाकर उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं पर्दा तो करती ही हैं और यदि मूवी आदि, पिक्चर आदि भी देखने जाती हैं तो वो भी अलग अलग दड़बों में, यानी समूहों में बैठकर, पुरुष अलग समूह में बैठकर देखते हैं, महिलाएं अलग समूह में बैठकर देखती हैं। परंतु आप देखिए कि रंगमंच का इनको इतना जुनून था कि वर्ष भर के भीतर ही उन्हीं महिलाओं को जो अपने पति से पर्दा करती थी, उन सभी महिलाओं को और पुरुषों को, यानी महिला को दूसरे पुरुष के साथ नाटकों में अभिनय करने के लिए तैयार किया। और चूंकि आप सभी जानते हैं, हम समाचार आदि सुनते हैं कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में वहां बिहार में बहुत बाढ़ आती है। उसके राहत कोष के लिए इन्होंने जितने वर्ष ये वहां रही, 3-4 वर्ष, बहुत सारा धन इकट्ठा किया उन नाटकों के द्वारा। उसके बाद लेखिका कर्नाटक गई। तब तक इनके 2 बच्चे हो चुके थे, 2 बेटे जो पढ़ने की अवस्था में थे, परंतु कहीं इन्हें ऐसा कोई स्कूल नहीं दिखा कि जिसमें ठीक प्रकार से इनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। वहां सीमेंट कारखाने में इनके पति नौकरी करते थे और अन्य अधिकारियों के बच्चे भी थे। वहां के बिशप से, फादर से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक विद्यालय खुलवा दीजिए प्राइमरी कक्षाओं के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे आश्वासन दे दीजिए कि 100 वर्ष तक विद्यालय बंद नहीं होगा। अब स्पष्टवादी थी तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैं अपनी गारंटी नहीं ले सकती कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगी या नहीं जीऊंगी, आपके विद्यालय की कैसे ले सकती हूं। उन्होंने भी 2 टूक जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, आवश्यकता आपकी है, यदि आप आश्वस्त नहीं कर सकती तो मैं विद्यालय नहीं खोल सकता। फिर इन्होंने अपने ही प्रयासों के द्वारा 3 भाषाओं में, हिंदी, कर्नाटक और अंग्रेजी भाषा में प्राइमरी विद्यालय खोला, जहां सभी अधिकारियों के इनके बच्चे पढ़े और उसके बाद वो प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने के लिए गए। इसके बाद एक बहुत ही रोचक किस्सा इन्होंने अपनी परदादी का कहा है और शिक्षाप्रद भी है। देखिए, किसी को भी सुधारने का तरीका होता है, एक तो होता है कि मारपीट की जाए और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। तो वैसा ही उनके 2 जुनून का वर्णन यहां किया गया है। पहला कि परिवार में जितनी भी बहुएं थी, उन सबकी पहली संतान के रूप में चूंकि बेटा हुआ था, तो परदादी जी जब पता चला कि पतोहू यानी पोते की बहू अर्थात लेखिका की मां गर्भवती हैं, तो वो पहुंच गई मंदिर में और भगवान जी के सामने अपनी शर्त रख दी उन्होंने। देखिए भगवान जी, पहली संतान के रूप में मेरी पतोहू को बेटी ही होनी चाहिए। और वहां ये नकुड़ की बात है, नकुड़ हमारे नियर बाई ही है। वहां सभी लोग जानते थे कि दादी जी का सीधा सीधा कनेक्शन है भगवान जी के साथ। जो कह देती हैं भगवान जी मान भी लेते हैं, वो हो भी जाता है। और लेखिका की दादी को तो ये निश्चित बहुत ही कहना चाहिए कि दृढ़ता के साथ स्पष्ट हो गया था जन्म से पूर्व ही कि पहली संतान बेटी ही होगी। और बाकायदा दादी प्रतिदिन मंदिर जाती, घंटा बजाती, भगवान जी को याद दिला देती, याद रखना मैंने बेटी कहा है। ऐसा ही, और उन्होंने छिपाई नहीं अपनी ये शर्त कि मैंने कह दिया भगवान जी से बेटी होनी चाहिए। वास्तव में ऐसा ही हुआ और भगवान जी पर उनकी इस प्रार्थना का इस कदर प्रभाव और असर हुआ कि 1 नहीं 2 नहीं, सीधी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लास्ट में जाकर बेटा हुआ। ऐसा नहीं था कि परिवार में बेटियां नहीं थी, बुआएं भी थी, पर पहली संतान के रूप में बेटा होता था। इसलिए उन्होंने उस एक परंपरा को लीक से हटकर चलने का उनका अपना जुनून था, क्योंकि सभी महिलाओं का ही मेरे संग की औरतें शीर्षक है जिक्र किया है। दूसरा बड़ा सुंदर एक प्रसंग है
मुझे तो बहुत रोचक लगता है और मैं ऐसा मानती हूं कि आपको भी बहुत मजा आएगा इसको सुनने में। विवाह था घर में और बारात गई। उस सिलसिले में हवेली थी नकुड़ में, तो सभी पुरुष बारात में चले गए। और आप सभी जानते हैं कि जब बारात चली जाती है तो उसके बाद घर में गाने बजाने का रात्रि भर प्रोग्राम चलता है, जिसको रत जगह बोलते हैं। रत जगह का चल रहा था। दादी जी एक कमरे में सोई हुई थी। चोर, उस समय चोरों के आने की परंपरा थी। आज तो चोरी दूसरे तरीके से, नेट और तरह तरह के हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा कर ली जाती है। पर उस समय क्या होता था कि दीवारें तोड़कर चोर घर में घुस जाते थे। अब बदकिस्मत ही रहा होगा चोर बेचारा, वो दादी के कमरे की दीवार फाड़कर उसमें घुस गया। दादी ने आहट पाई कि कोई है, और दादी समझ गई कि आज घर में पुरुष तो है नहीं, नौकर चाकर बाहर थे। तो उन्होंने अपने पास में भगवान जी थे और लोटा रखा था पानी का, खाली था। उसने कहा कौन? चोर क्या बताता। उसने कहा जी मैं। हकबका हो गया, दादी के पल्ले फंस गया, भगवान जी से सीधा रिश्ता है। उसने कहा बेटा बहुत प्यास लगी है, पानी लेकर आओ, और सुनो इसे ठीक से ढक लेना, छान कर लेकर आना। चोर ने भांग बांध रखी थी, उसे लगा कि भांग पीती है दादी, उसे बहुत प्यास लगी है, जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। बेचारा चोर क्या करता, कुएं से पानी लेने चला गया। तो अब जब ले आया पानी तो दादी ने गटागट करके आधा लोटा पानी का पी लिया, और बाकी का उसे कहा कि तुम पियो, इसको पिला दिया। पिलाने के बाद बड़े प्यार से उसे कहा कि बेटा आज से तुम मेरे बेटे हो गए हो, और अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपना ये मनोरंजक रोमांचक धंधा चोरी का करो या बाकी मेरे बेटों की तरह खेती का करो। बेचारा चोर क्या करता, उसे बदलना पड़ा। केवल इतना ही कहा, कोई मारपीट या पकड़वाया नहीं उसको कि पुलिस को पकड़वा दूं, ये करा, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम मेरे बेटे हो गए हो, और मेरे बेटे चोरी नहीं करते हैं, मेरे बेटे तो खेती करते हैं। तो ऐसे ही अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे सो करो। बेचारा चोर क्या करता, उस दिन से उसने अपना वह रोमांचक धंधा छोड़कर खेती अपना ली और वहीं हवेली में रहने लगा, उसी परिवार के साथ रहने लगा और वही खेती करने लगा। लेखिका ने जब बड़ी हो गई उसे देखा तो बड़ा भला मानुष दिखता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कहीं चोर रहा होगा। अन्य अपनी बहनों के बहुत सारे किस्से बताए हैं। अचला का बताया है कि उसने फोटो मंगवा ली थी और हंसती रहती थी, खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में रुचि लेती थी। तो इस तरह के किस्से कई सारे बताए गए हैं, आप पढ़ेंगे। बहुत ही रोचक कहानी संस्मरण है, बहुत सुंदर शैली में लिखा गया है। आज के अंक में मैं यहीं तक, अगले अंक में इसी संस्मरण के प्रश्न और उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।